हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। तो हम लोग जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और हम लोग जो है उसी में एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो इससे पहले जो हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं भाषण में। तो हम लोगों ने क्या स्पेक्ट्रम भी पढ़ लिया था कि उसमें कई सारी वे है ना रेजेस आई थी, कॉस्मिक रेज, गामा रेज। तो उनको हम लोग जो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में क्या कर लिया था, अरेंज कर लिया था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये आई कि आखिर उनको उनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में अरेंज तो कर लिया गया, लेकिन क्या होता है कि हर एक वेव्स की अलग अलग क्या होती है, एनर्जी होती है। जब अलग अलग एनर्जी होती है तो जो उनका जो स्पेक्ट्रम था उसको क्या हुआ था, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ जो हमारी होती है फिजिक्स की, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जिसके कारण क्या हुआ कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस का उदय हुआ, या कह सकते हैं कि इसको दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले क्वांटम दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो पढ़ा था, उसको जनरली किसने दिया था, मैक्सवेल और फैराडे, दो साइंटिस्ट ने मिलकर जो है उसके बारे में जो है चीजें बताई थी। तो आज हम लोग जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हम लोगों ने कई सारी चीजें दी थी। तो ऐसे वेव थ्योरी जो हमने पढ़ी थी, है ना, वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी की मदद से काफी सारी चीजें क्या हो गई थी, एक्सप्लेन हो गई थी। अच्छा, वेव थ्योरी तो समझते होंगे, जैसे लाइट है, लाइट को हम लोग एज ए पार्टिकल नेचर भी मानते हैं, जिसमें फोटोन होते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, वेव नेचर भी मानते हैं। कोई भी जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉन को भी क्या, पार्टिकल और वेव दोनों फॉर्म में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डुअल नेचर उसका जो है बिहेवियर होता है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, एक क्लासिकल कंसेप्ट की वजह से, तो हम लोगों ने काफी सारे जो इसके फेनोमेना होते हैं रेडिएशन के, जैसे रिफ्रैक्शन, है ना, कौन कौन से, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, पोलराइजेशन या डिफ्रैक्शन, जिस भी प्रकार की सब चीजें आती हैं, इन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया था, वेव थ्योरी की मदद से, है ना, एक्सेट्रा, है ना, वेव थ्योरी की मदद से क्या किया था, इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था। लेकिन कुछ चीजें थी जो क्या हुआ था, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कह सकते हैं क्लासिकल जो कंसेप्ट थे फिजिक्स के वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो चीजें क्या थी, तो सबसे पहले क्या था, आता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहाँ ब्लैक बॉडी का मतलब ये कोई काली बॉडी नहीं है। असल में कि ब्लैक नाम लिखा है तो कोई काली बॉडी होगी, उसका रेडिएशन की बात कर रहे हैं। तो ये बताएंगे क्या होता है। सेकंड हमारा आता है, क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन जी ने दिया था। क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इनके बिहेवियर को क्या था कि क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की वजह से या क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। तो जिसके लिए हमने जो है मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशन के बारे में। तो क्या होता है, सबसे पहले जो है कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो क्या है, जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सब क्या थी, कॉन्टिन्यूअस वे में थी। मतलब कह सकते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस थी, है ना, एनर्जी, है ना, एनर्जी तो अभी जो लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे उनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसी तो क्वांटम थ्योरी आई। तो कह सकते हैं ये जो भी चीजें पढ़ रहे थे कॉन्टिन्यूअस थी और उनके बारे में लगभग स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। कुछ और कंसेप्ट जैसे ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में लोग स्टडी नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्यों नहीं कर पा रहे थे, कारण ये है कि जो ऐसे इन्हीं में ये हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इनकी भी स्टडी कर ली, क्योंकि वेव थ्योरी की वजह से सब हो गया, इनकी स्टडी नहीं कर पाए। कारण ये है कि जो इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या थी, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। तो कैसी होती, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, तो डिसकॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है ना। मतलब जो इसमें एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनता है, फिर कह सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस वे में होती है या डिस्क्रीट वे में होती है, हम कह सकते हैं। तो चलिए क्वांटम वर्ल्ड की अगर हम बात करें, क्वांटम, क्वांटम क्या होता है, तो क्वांटम की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या होते हैं कि कॉन्टिन्यूअस ना होके डिसकॉन्टिन्यूअस, कैसे, जो डिसकॉन्टिन्यूअस चीजें होती हैं उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बात समझ में, जब कहीं से काम नहीं बनता तो क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस या क्वांटम थ्योरी आ जाती है तो उससे हर चीज काम बन जाते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो वैसा हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया, मैक्सवेल और फैराडे ने दिया, काफी कुछ बता दिया, स्पेक्ट्रम के बारे में देख लिया। लेकिन भाई उनका एनर्जी को कैसे, उनको जो है स्पेक्ट्रम में एक तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, उनकी एनर्जी को कैसे जो है एक तरीके से सीरीज में स्पेक्ट्रम उनका बनाया जाए। तो एनर्जी का स्पेक्ट्रम, वो चीजें जो है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से वो नहीं बन पा रहे थे, देन जाके जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन थी। क्या होती है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले दो टर्म के बारे में देखते हैं। ब्लैक बॉडी, बताया कि ब्लैक बॉडी जनरली आपने पढ़ा भी होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अब देख लेते हैं। ब्लैक बॉडी जनरली एक ऐसी परफेक्ट बॉडी की बात की जा रही है जो क्या करती है, एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस, है ना, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है
ऑल रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब, लगभग सभी रेडिएशन को क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। ठीक, नाम ब्लैक दिया गया क्यों? अच्छा, ब्लैक क्यों दिया गया तो इसका भी कारण बताते हैं। अच्छा, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसका मतलब आपको पता होगा जो कलर्स होते हैं, अगर सारे कलर्स कोई कोई मान लो कोई ए बॉडी है, अगर वो सारे कलर्स को विब्ग्योर कर सबको एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कलर कैसा जाता है? वो ब्लैक हो जाती है। ब्लैक क्या करता है? लगभग सभी कलर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो इसीलिए शायद इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी नाम दिया गया। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंडर में आती हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सन, सूरज की अगर हम बात कर लें तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। दूसरा हमारी अर्थ, अर्थ भी क्या है? एक ब्लैक बॉडी का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? यूनिवर्स, अपना जो यूनिवर्स है वो भी क्या है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अच्छा, इन सबके बारे में डिटेल इसलिए हो सकती है, पर इनके बारे में अगर पढ़ाई लगेंगे तो बहुत ही लंबा चैप्टर होगा। वो जब क्वांटम थ्योरी ऑफ फिजिक्स में पढ़ाएंगे तब उसके बारे में, इन सबके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। ठीक, अभी केवल जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी का। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो जानते ही होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। तो ये दो पॉइंट हो गए। तो इन चीजों को जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से क्या किया था? एक्सप्लेन किया गया था। और ये किसने दी थी क्वांटम थ्योरी? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बारे में बताया था। और फिर इसके आगे मैक्स प्लांक के बाद जो है आइंस्टीन ने भी, लगभग इन्होंने 1901 में थ्योरी दी थी। फिर इसके बाद आइंस्टीन आए थे। आइंस्टीन ने इसी थ्योरी को और आगे फॉरवर्ड किया लगभग 1905 में। ठीक है, मतलब वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, और भी कई सारी थ्योरीज आई, है ना। तो आइंस्टीन ने इसको और फॉरवर्ड बताया। अच्छा, इसमें होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने थोड़ा उसके बारे में बेसिक जान लिया कि वेव थ्योरी, है ना, ये एक्सप्लेन हो गया था, ये नहीं एक्सप्लेन हो पाई तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन आई। तो और देखते थोड़ा डीप में जाते हैं क्या है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है, और क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन किसने किया है, कैसे क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है। अगर हाँ आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिजिक्स में भी ये सब चीजें हैं, केमिस्ट्री का ही ये नहीं है, एक तरीके देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही ये चीजें हैं। और ये चीजें अब तक नहीं, अगर आप हायर स्टडीज करते हैं तो उसमें भी आती है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ऐसा रेडिएशन की बात करें तो अभी लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या किया भाई? कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, कई सारे रेज के बारे में पढ़ा। उनका रेडिएशन था या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लें या रेडिएशन बोल लें। तो अगर हम एक चीज आगे रेडिएशन की बात करें, रेडिएशन होता क्या है, तो अगर हम कहें कि एक बॉल ले लें, लोहे की बॉल, मेटल की कहते थे ना, ऐसे करके, और इसको जो है किसी ग्लास का बोले गर्म कर लें काफी, है ना, इस बॉल को हीट कर लें, क्या कर लें? हीट कर लेंगे तो काफी गर्म हो जाएगी, और एक किसी ग्लास है ना, ग्लास ट्यूब है, उससे जो है कवर है वो बॉल। तो अच्छा देखेंगे कि जब ये हीट करेंगे तो क्या होगा? इसके चारों ओर जो है आपको रेड रेड काफी सब दिखाई पड़ेगा, है ना। क्या करेगा? रेड रेड काफी आपको लगेगा कि इसके ग्लास के अंदर कुछ रेड रेड सा कुछ लग रहा है। ठीक है, तो जल्दी वो होते क्या है ना, समझ पा रहे हैं ना क्या हम कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं बच्चों कि अगर एक बॉल ले मेटल की और उसको हम गर्म करें, हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा कि इससे रेडिएशंस निकलेंगे, इमिट होंगे, और रेडिएशंस क्या होंगे भाई? ग्लास को फाड़ तो नहीं निकल जाएंगे, तो क्या होगा? इसके चारों दिखेंगे। तो वो होते क्या है? जनरली जो रेडिएशंस होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या होते हैं वो भी बताएंगे धीरे धीरे। तो क्या होता है? फोटॉन्स होते हैं तो क्या होता है? इनसे एनर्जी क्या होती है? रेडिएंट हो रही है। तो अच्छा, एनर्जी रेडिएंट हो रही है, उनको क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। तो यही तरीके से क्या है कि रेडिएशन का कंसेप्ट है कि इनसे क्या क्या रेडिएशन निकलते हैं, और एनर्जी में इसको कैसे क्या जो है लोग जो है एक तरीके से सही से स्पेक्ट्रम बना के लिखते हैं। बात समझ में आई? तो इसके कुछ पॉइंट्स है, उनके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट्स है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के? किसके द्वारा दी गई थी? मैक्स प्लांक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो भी हॉट बॉडी होती है, द हॉट बॉडी क्या करिए? रेडिएट्स, द हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी
कैसे फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। द हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। किसके फॉर्म में? क्वांटम के फॉर्म में। अच्छा, क्वांटम या क्वांटा कह सकते हैं उसको, क्वांटा, या आप सिंपली फोटोन कह लेना। द हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, क्वांटा या फोटोन। ठीक है, तो बात समझ में आई? किसके फॉर्म में एनर्जी करती है? क्वांटम या क्वांटा या फोटॉन्स के फॉर्म में। स्लैश करके फोटोन लिख ले, है ना। अच्छा, फोटॉन्स होते क्या हैं आप समझ लेते हैं। बात समझ में? तो पहला मैंने बताया कि जो हॉट बॉडी होती है, जो एनर्जी रेडिएट करती है, किस फॉर्म में करती है? द फॉर्म ऑफ क्वांटम, क्वांटा या फोटोन। अच्छा, फोटॉन्स होते क्या? थोड़ा फोटॉन्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये भी हम लोग रेडिएशन में पढ़ रहे हैं, तो रेडिएशन से थोड़ा उससे रिलेट करके बताएंगे। बल्कि लाइट में क्या होता है कि जो हम लाइट देखते हैं सन से आती है, या घर में हम लोगों की क्या ट्यूबलाइट लगी होती है, तो जो लाइट हमें मिलती है वो क्या होती है कि छोटे छोटे क्या होते हैं? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे से बहुत छोटे, इतने छोटे कि एक तो देख पाना बड़ा मुश्किल है। क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे कुछ फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। बात समझ में आई? तो क्या होता है? अच्छा, फोटोन पार्टिकल्स होते हैं किसी भी से, इसमें भी जो निकल रहे हैं छोटे छोटे क्या होते हैं? फोटोन पार्टिकल्स होते हैं। और फोटोन किस फॉर्म में होते हैं? जनरली अगर हम बात करें तो फोटोन क्या होते हैं? ये पैकेट्स या बंडल्स में होते हैं। अब यहाँ पैकेट्स और बंडल्स का क्या मतलब है? यहाँ बिस्किट का पैकेट या लकड़ी का बंडल नहीं है, ठीक है, जो आप समझ लें कि जो है कि पैकेट्स यहाँ लकड़ी का बंडल। जनरली पैकेट्स होते क्या है? एक तरीके से क्या होता है कि इसको नोट कर लीजिएगा, चलिए छत नोट ही कर लीजिए, देखते हैं क्या होते हैं। पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब ये है कि ये जो बताया ना कि ये जो पैकेट्स और बंडल, इसका मतलब ये होता है कि जो फोटोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? एनर्जी की छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे? एनर्जी की छोटी छोटी यूनिट्स के फॉर्म में। मतलब ये क्या होते हैं, है ना, पैकेट होने का मतलब है ना स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। स्मॉल यूनिट किसके फॉर्म में होता है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्या होते हैं फोटोन? क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में क्या होते हैं? इससे जो एनर्जी रेडिएट होती है इसके फॉर्म में फोटोन, क्वांटा या क्वांटम के फॉर्म में। तो किस फॉर्म में होते हैं? वो पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में रेडिएट होते हैं। और पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में क्या होता है? पैकेट्स और बंडल, यहाँ कोई बंडल्स नहीं है कि आप माचिस का बंडल या बिस्किट का बंडल समझ लें। जनरली क्या होता है? एनर्जी की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। अच्छा, क्वांटम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पर जो है हम लोग जो है स्टडी कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा, ठीक है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे क्या होते हैं? क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं, ग्लूऑन्स होते हैं, मेसॉन्स होते हैं। बात समझ में? तो वैसे ही क्या होता है, ये भी बहुत माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल यूनिट्स ऑफ एनर्जी होती है ना। एनर्जी की छोटी छोटी बहुत यूनिट्स होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो हॉट बॉडी होती है एनर्जी को रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, क्वांटा या फोटोन। अब बात जान लेते हैं कि अच्छा, ये जो एनर्जी के फॉर्म में होती है तो इनकी एनर्जी होती कितनी है, उसके बारे में देखते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? एनर्जी क्या होती है, तो देखते हैं। सेकंड पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी एसोसिएटेड एनर्जी ऑफ फोटोन कर लेते हैं ना। एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन या क्वांटम, कुछ भी कह सकते हैं। एनर्जी ऑफ क्वांटा या फोटोन इज एसोसिएटेड, है ना। जो फोटोन और क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो एसोसिएट करती है ना। इज एसोसिएट कर लेते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है? फ्रीक्वेंसी से होती है। इससे फ्रीक्वेंसी। समझ में आई? क्या होता है कि भाई एनर्जी ऑफ क्वांटा फोटोन जो होता है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? किससे? फ्रीक्वेंसी से। कैसे दिखाते हैं? जो एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जब ये
आपको इतना तो मालूम ही होगा, जब भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट यहाँ आएगा, एच आता है, न्यू। और एच क्या होता है यहाँ पर, एच जो कांस्टेंट है इसको हम लोग प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। भाई प्लांक साहब ने दिया था तो प्लांक ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लांक कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि एनर्जी होती है। अच्छा ये एनर्जी कितने की होती है, ये एनर्जी जो होती है एक क्वांटम एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। वन क्वांटा मतलब एनर्जी ऑफ एक, है ना, एक पैकेट कह सकते हैं, एक यूनिट ऑफ एनर्जी, मतलब एक फोटोन पार्टिकल की एनर्जी होती है वन क्वांटा। इतनी बात समझ में, ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा मतलब वन पार्टिकल की एनर्जी होती है फोटोन की। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होता है, E बराबर एच न्यू, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या होता है, ठीक, इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीन डाल देते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी कैन बी आइदर वन क्वांटम और एनी होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। मतलब कि भाई जो एनर्जी जो इमिट है या एब्जॉर्ब हो रही है किसी बॉडी द्वारा, तो या तो वन क्वांटम होगी या फिर किसी होल नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में होती, एच न्यू के मल्टीपल के फॉर्म। भाई एनर्जी रेडिएट हो रही है ना, और इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। तो जो पहला पॉइंट मैंने बताया था क्या था कि जो हॉट बॉडी रेडिएट्स एनर्जी नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना, नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिसकॉन्टिन्यूअस, है ना। तो एनर्जी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। कैसे, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रेडिएट होती है। अच्छा जब डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है तो इसका मल्टीपल 2h न्यू 3h न्यू 4h न्यू डेल्टा कहां, NH न्यू क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या होगी, रेडिएट करेगी। अच्छा एक चीज और, जहां H हम लोगों ने बताया था, H क्या था, प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.624 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। ये क्या होती है, एनर्जी, है ना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इतनी बात समझ में आई। और एक चीज, अच्छा जब NH न्यू है तो इसको अगर एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब या इमिट की जाएगी तो ऐसे हम फॉर्मूला देते हैं कि एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड। अच्छा कितनी एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब की जाएगी, कितनी की जाएगी, NH न्यू, भाई लास्ट में जो आया NH न्यू। अच्छा एक चीज और, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उन्होंने क्या पढ़ा था कि भाई जो न्यू होता है, न्यू क्या होता है, न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, NHC अपॉन लैम्डा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से कि जो एनर्जी इमिटेड एब्जॉर्ब हो क्या होगी, ये होगी NH न्यू या NC अपॉन लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज क्या होगी, क्वांटाइज्ड। क्वांटा के फॉर्म में भाई रेडिएट हो रही है ना। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि भाई ये, है ना, वन क्वांटा क्वांटम या क्वांटा के फॉर्म में रेडिएट हो रही है। फिर इसके बाद वही जो फोटोन है, हालांकि इसको कहते हैं फोटोन ही है ना, लेकिन वही जब इसके बाद 1901 में जब उन्होंने मैक्स प्लांक जो थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसी के 4-5-6 साल बाद जो है आइंस्टीन ने जब इसको थोड़ा और आगे फर्दर किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या क्वांटम थ्योरी को, तो उन्होंने जो है इसको फोटोन बताया था कि भाई क्या होते हैं, फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, कैसे फॉर्म में होते हैं, एनर्जी और बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। और एनर्जी और बंडल्स का मतलब क्या होता है कि वो छोटी छोटी एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, छोटी छोटी एनर्जी की यूनिट्स होती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा तो कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं, कुछ और इसी से रिलेटेड फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या होता है, ऐसे हम कहें 1 आइंस्टीन बराबर कितना होगा, है ना। इसी से जो है जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ा, इसी से कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और एक चीज और, ये सब कंसेप्ट जो है
अच्छे से तरीके से जो है अच्छे तरीके कंसेप्ट जो है समझ लिए, क्योंकि अब 11th 12th या आगे नीट या आईआईटी की आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे सबके लिए ये बेनिफिशियल है। तो उसमें मेन कंसेप्ट है, और कंसेप्ट जब स्ट्रांग होगा तब आप क्या कर पाएंगे, न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से होता है। 1 आइंस्टीन बराबर, ठीक है, तो 1 आइंस्टीन बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल क्वांटा। अच्छा, 1 मोल क्वांटा मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ, एनर्जी अवागाद्रो नंबर के बराबर होता है, एनर्जी ऑफ अवागाद्रो नंबर ऑफ क्वांटा, अवागाद्रो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटा। अच्छा, अवागाद्रो नंबर होता क्या है, 6.0223 × 23। इसको लोग कैपिटल एन से भी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा एन एच न्यू। इससे पहले स्मॉल एन था, ये क्या है, कैपिटल एन एच न्यू था, है ना, जो उसमें रेडिएट एनर्जी पढ़ लेते हैं अभी। स्मॉल एन था, जहां एन 1 2 3 हम लोग रखते हैं, यहाँ क्या है, अवागाद्रो नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन एच न्यू। और एन एच न्यू क्या होता है, पढ़ा था अभी लोगों ने, सी अपॉन लैम्डा बाई फ्रीक्वेंसी में। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 आइंस्टीन बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इसी में क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइंस्टीन ने, अच्छा वो हम लोग एक इक्वेशन दी थी, इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें m पता है क्या है, मास ऑफ फोटोन है। ठीक है, तो उसी में जो है आइंस्टीन ने जो है फर्दर हिस्ट्री की थी और बताया था फोटॉन्स के बारे में। तो सर देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो जाएंगे। जैसे E बराबर क्या है, एच न्यू, ठीक, और E बराबर एक चीज और होती है, H रखें इनटू, अच्छा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, इतना तो पर मालूम ही होगा। तो 1/t भी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, 1/t। तो न्यू की जगह हम लोग 1/t रख सकते हैं, और ये एक तरीके से h/t हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज और, E बराबर क्या हो जाएगा, h, न्यू की जगह क्या रहता है, c/λ भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा hc/λ। भाई न्यू की जगह c/λ होता है ना, तो एक हम लोग ये भी बना सकते हैं, hc/λ हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा एक चीज और भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, hc/λ है। अच्छा एक चीज और बताइए, हम लोगों ने वेव नंबर पढ़ा था। अच्छा वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर को हम लोग न्यू बनाते हैं और उसके ऊपर ऐसे बार बना देते हैं ना, बार लगा देते हैं, ये वेव नंबर। और ये होता क्या है, ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/λ क्या कहलाता है, वेव नंबर। तो यहाँ 1/λ है, hc इंटू 1/λ है, तो 1/λ को हम लोग क्या न्यू बार सकते हैं, तो ये हो सकता है E बराबर hc ऐसे ही रहेगा, और 1/λ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू बार लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स थे एनर्जी के, है ना, जिसको हम लोग जो है अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते थे। तो आई होप तो आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।